नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इन दिनों एक वीडियो बहुत वायरल है। सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद एआईएमआईएम चीफ की आंखें छलछलाई। इसे लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं, कुछ भावुकता से भरी हुई तो कुछ लानतें भेजती हुई। जो भावुकता से भरे लोग हैं वो लिख रहे हैं कि ओवैसी के आंसू देखकर रोना आ गया, और जो तार्किक सोच वाले हैं वो पूछ रहे हैं कि ओवैसी अब क्यों रो रहे हैं, उन्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि उनकी अपनी खुद की राजनीति भाजपा को फायदा पहुंचाने की रही है। बीजेपी उन्हें जैसे चाहती है वैसे अपनी उंगलियों पर नचाती है। मुसलमानों का एक तबका पूछ रहा है कि क्या ओवैसी उन राज्यों में सेकुलर ताकतों की जड़ों में मट्ठा डालने का खेल खेलना बंद कर देंगे जहां बीजेपी की नाव फंसती नजर आती है। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये लच्छेदार बातें तो ठीक है, लेकिन क्या सचमुच में ओवैसी बीजेपी को मजबूत करने के लिए सेकुलर ताकतों की कब्र खोदना बंद करने वाले हैं? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि जिस वायरल वीडियो के आधार पर ओवैसी को वक्फ बिल पास होने के गम में आंसू पोंछता हुआ बताया जा रहा है, वो वीडियो इस पर हुई बहस का है ही नहीं। गलत खबर फैला रहे हैं भाई लोग। अब जरा दोनों वीडियो देख लीजिए। जिस वीडियो में ओवैसी को आंसू पोंछते हुए दिखाया जा रहा है उसमें उन्होंने आसमानी रंग की शेरवानी पहन रखी है, लेकिन 2 अप्रैल को जब ओवैसी ने लोकसभा में भाषण दिया तब उन्होंने सफेद रंग की शेरवानी पहन रखी थी। इससे एक बात तो पता चल गई कि दोनों वीडियो एक दिन के नहीं हैं और ओवैसी वक्फ बिल पास होने पर बिल्कुल नहीं रोए। अब सवाल है कि ओवैसी रोए भी या नहीं रोए। भाई लोग जिस वीडियो को ले उड़े हैं उसका सच क्या है, तो इसका जवाब यह है कि ओवैसी हरगिज नहीं रोए। वैसे भी भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ाने में दिन रात झोंक देने वाले ओवैसी से ऐसी भावुकता की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो वीडियो है कब का, सुनिए। यह वीडियो है 7 अगस्त 2024 का। शातिरों ने जानबूझकर वीडियो में ओवैसी के आगे भाषण देते सांसद को काट दिया है ताकि पता न चले कि किस दिन का वीडियो है, लेकिन हमने इसे ढूंढ निकाला। ओवैसी के आगे की बेंच पर बैंक के चार्जेस बढ़ाए जाने पर भाषण दे रहे थे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, और तभी ओवैसी चश्मा हटाते हैं और आंख को आराम देने के लिए उसे मलते हैं। आपका बैंक आपको कितना पर लोन देता है? आपने बैंक को क्या बेनिफिट दी, या बैंक को आपने क्या कहा? जो बांग्लादेश में आज जो मोहम्मद यूनुस को वहां बनाने की मांग उठी। चलिए, ये तो साफ हो गया कि ओवैसी वक्फ बिल पर हरगिज नहीं रोए, और रोए तो कभी भी नहीं, वो सिर्फ आंख साफ कर रहे थे। लेकिन यह मौका है कि ओवैसी की राजनीति की पड़ताल की जाए कि वो मुसलमानों के कितने बड़े खैर ख्वाह हैं, और यह भी कि सेकुलरिज्म में उनका कितना भरोसा है। तो अभी बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले, वहीं परीक्षा हो जाएगी। 2020 के चुनाव में जो खेल ओवैसी ने किया, या अभी अभी जो दिल्ली में किया, या इसके पहले जो महाराष्ट्र में किया, या इससे भी पहले जो उत्तर प्रदेश में किया, वो सिलसिला बंद कर देंगे ओवैसी। और अगर बंद नहीं कर देंगे तो फिर वक्फ संशोधन बिल के पास हो जाने पर जो रोने का फर्जी वीडियो वायरल किया जा रहा है उसका ड्रामा क्यों? कि आप मुसलमानों से वक्फ यूजर छीन रहे हैं और फिर आप कर्ब कर रहे हैं वक्फ औलाद को, मगर वहीं पर दूसरे धर्म के मानने वालों को उनके मजहब पर चलने की पूरी इजाजत है। लफ्ज जो आर्टिकल 25 में इस्तेमाल हुआ सर, वो इक्वली एंटाइटल्ड, यहां पर मुसलमानों के इक्वल एंटाइटल्ड नहीं हो रहा। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एआईएमआईएम चीफ ओवैसी एक कद्दावर नेता है, लेकिन बस हैदराबाद के ओवैसी ने कभी भी खुद अपने आप को सेकुलर पहचान का नेता साबित करने की कोशिश भी नहीं की। वो मुस्लिम समाज के नेता के रूप में ही खुद को पेश करते रहे, और वो जानबूझकर अपने भाषणों में ऐसे मुद्दे चुनते हैं जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को जन्म दें। और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से फायदा किसका होता है ये कहने की जरूरत नहीं है। ओवैसी हर उस राज्य में पूरी तत्परता से मौजूद होते हैं जहां बीजेपी को माहौल हिंदू बनाम मुसलमान बनाना होता है। आपको बता दें कि 1989 से लेकर आज तक एक बार को छोड़कर एआईएमआईएम सिर्फ एक सांसद की पार्टी रही है,
1999 तक असदुद्दीन ओवैसी के पिताजी सैयद सलाहुद्दीन ओवैसी जीता करते थे और इसके बाद 2004 से असदुद्दीन ओवैसी। मजाक की इंतहा देखिए कि जिस तेलंगाना से ओवैसी खुद चुनकर आते हैं वहां की विधानसभा में लड़ते हैं 9 सीटों पर, और उत्तर प्रदेश में जहां उनका कोई आधार नहीं वहां लड़ते हैं 100 सीटों पर, बिहार में लड़ते हैं 20 सीटों पर, महाराष्ट्र में लड़ते हैं 16 सीटों पर। आखिर कहां से आता है इतना पैसा और क्यों? देखिए कि इन राज्यों में एआईएमआईएम के न नेता हैं, न संगठन है, न कोई जमीनी मौजूदगी है। बस चुनाव के समय अवतरित होते हैं ओवैसी और फिर गायब, क्योंकि इससे भाजपा को बड़ी मदद मिलती है। ओवैसी जितना चिल्लाते हैं बीजेपी को उतना ही कम जोर लगाना पड़ता है। यही नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने 2014 में उस वक्त के मंत्री ने एक वक्फ प्रॉपर्टीज एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स बिल को इंट्रोड्यूस किया। आपने विड्रॉ कर लिया 2024 में उसको। क्यों विड्रॉ किया सर आपने? जब आप मान रहे थे कि एंक्रोचमेंट हो रहा है तो आपने बिल को विड्रॉ कर लिया। अच्छा सर, अब वक्फ बाय यूजर को आपने निकाल दिया, माने कंडीशन क्या लगाए कि अगर उसमें डिस्प्यूट होगा और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी। 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव याद कर लीजिए। समाजवादी पार्टी ने इसे करो या मरो का चुनाव बना रखा था। राज्य का 18% मुसलमान तय कर चुका होता है कि उसे किधर मोड़ना है। ओवैसी पहले ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा के साथ मिलकर एक मोर्चा बनाने की कोशिश करते हैं और जब भाव नहीं मिलता तो अकेले दम पर 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर देते हैं। सीटें आती हैं 0 बटा सन्नाटा और 100 में से 99 सीटों पर ओवैसी के उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा पाते हैं। केवल एक सीट मुबारकपुर से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली अपनी जमानत बचा सके। ओवैसी की पार्टी को कुल वोट मिलते हैं 4,50,929, यानी आधा प्रतिशत से भी कम। एक सीट पर औसतन 4,500 वोट। तो 100 सीटों पर जो औसतन 4,500 वोट कम हुए वो किसके कम हुए और इसका फायदा किसको मिला, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब बिहार का पिछला चुनाव याद कीजिए, 2020 की बात है। ओवैसी ने 20 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए, सारी सीटें मुस्लिम बहुल इलाकों वाली। ये सीटें महागठबंधन के प्रभाव वाली सीटें थीं। एआईएमआईएम ने सीटें तो केवल 5 जीती, लेकिन 15 सीटें उसने महागठबंधन को हरा दी। उसे उतने ही वोट मिले जितने की कमी से आरजेडी अलायंस हार गया। नतीजा, बीजेपी जीत गई उन सीटों पर, जेडीयू जीत गई। जैसे कटिहार की सीट बीजेपी एआईएमआईएम की वजह से जीत गई। इसी तरह किशनगंज की सीट, इसी तरह बहादुरगंज की सीट, जोकीहाट की सीट। बंगाल में भी 2021 के चुनावों से पहले एआईएमआईएम ने एंट्री की घोषणा की, पहली बार। लेकिन बंगाल के मुसलमानों ने ही ओवैसी को समझा दिया कि आप यहां से लौट जाइए तो बेहतर होगा। नतीजा, केवल 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की खानापूर्ति भर कर पाए ओवैसी। उस साल मीडिया ने ऐसा माहौल बनाया था जैसे भाजपा सरकार बनाने जा रही हो। इस बार बीजेपी के लिए करो या मरो की स्थिति है वहां। तो एआईएमआईएम ने अभी से सारी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात शुरू कर दी है। लिख कर ले लीजिए, 90% से ज्यादा सीटों पर ओवैसी की पार्टी की जमानत जब्त होगी, लेकिन भाजपा को इसका सीधा फायदा मिलेगा। ऐसे में अगर ओवैसी सचमुच में भी वक्फ संशोधन बिल पास होने पर रो पड़ते, सिसक पड़ते, तो कौन भरोसा करता, कौन नहीं जानता कि मुस्लिम मतदाताओं का बिखराव, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण और विपक्षी दलों को नुकसान पहुंचाने वाली ओवैसी की रणनीति से बीजेपी को सीधा फायदा होता है। ऐसे ही नहीं, एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। चुनावी आंकड़े और घटनाएं इस बात की तस्दीक करती हैं कि एआईएमआईएम की मौजूदगी से विपक्षी पार्टियों की मुश्किलें बढ़ती हैं, सेकुलर पार्टियों की मुश्किलें बढ़ती हैं और बीजेपी को फायदा होता है। ऐसे में सोचकर देखिए कि ओवैसी की आंख पोंछने की पुरानी तस्वीर को वायरल करने वाले, उन्हें गम में डूबा हुआ बताने वाले असल में किस एजेंडे के तहत किन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।